हेलो लर्नर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स और जो जनरल पेपर हमारा होता है पेपर 1 उसकी प्रिपरेशन करते हैं। आज हमारा ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर है। इसी तरह से हम आने वाले टाइम में पूरी यूनिट ये कवर करेंगे सिलेबस वाइज, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, इसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे हर एक चीज़ को और यहाँ पर समझेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, ताकि जितने भी 5 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर 1 में हम उसको आसानी से क्लियर कर सकें और 5 के पाँचों क्वेश्चन क्लियर करके हमें 10 नंबर मिल जाएं और हमारी एक अच्छी समझ बन सके रिसर्च एप्टीट्यूड की नंबर्स के अलावा भी। तो आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, जहाँ पर हम डेली 10 MCQs करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के और आने वाले टाइम पे भी हम दूसरी यूनिट्स के भी करेंगे। तो वो क्विज के फॉर्म में होते हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं और अपनी लर्निंग्स को चेक कर सकते हैं और खेलिए रोज़ क्विज आप और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो एक उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर 1 का, उसको क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं लर्न इको मैजिक, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम यहाँ पर 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच ही हम रिसर्च एप्टीट्यूड का जितना भी कंटेंट है वो कवर करेंगे और इस लेक्चर के बाद मैं ये PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आज जो हमारा सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो उसको हम देख लेते हैं कि हमारी जो सेकेंड यूनिट है पेपर 1 की, उसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है टारगेट NTA यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में ये एग्ज़ाम होगा 2022 का, अगर पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक रहती है तो उसके लिए हमें टारगेट करना है और जेआरएफ लेके रहना है। आप नेट पर फोकस ना करें, जेआरएफ पर फोकस करें, आपका नेट तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो मेन एम है वो जेआरएफ होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा है वो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, तो इसको भी हम देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे इसमें मेथड्स ऑफ रिसर्च, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाए, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या हिस्टोरिकल रिसर्च या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और भी बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं या सब टाइप्स हैं। तो जब हम इस यूनिट को कवर कर रहे होंगे आगे चल करके, तो उसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारी समझ उसके ऊपर बहुत अच्छी हो जाए। और फिर एक रिसर्च एक प्रोसेस होता है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो रिसर्च के स्टेप्स भी हम देखेंगे। देन हम लास्ट में जब हमारी यूनिट ख़त्म हो रही होगी तो हम थीसिस और आर्टिकल राइटिंग पर भी फोकस कर रहे होंगे, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसकी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, एंड देन जो ICT का यूज़ है, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च में, हम उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। और जो साथ में जो लास्ट में हमारा टॉपिक रह जाएगा वो रिसर्च एथिक्स का रह जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर शिफ्ट में आता है, लगभग जितनी भी शिफ्ट होती हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसमें कहीं ना कहीं ये रिसर्च एथिक्स का एक क्वेश्चन दिया ही रहता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है और अब मैं आपको एक टेंटेटिव प्लान शेयर कर दे रहा हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट 15 दिनों का प्लान है वो क्या होने वाला है। हम टॉपिक वाइज यहाँ पर चलेंगे। आज 2 फरवरी है, मुझे 1 फरवरी से ही लेक्चर्स अपलोड करने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाया, तो इट्स ओके, हम आज से कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पे रिसर्च कराऊंगा, उसकी मीनिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन उसी टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं विद डेट,
तो आप इसको एक रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं कि किस दिन क्या होने वाला है, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 16 तारीख तक रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट ख़त्म हो जाएगी, देन हम कोई और यूनिट स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें आज के सेक्शन से रिलेटेड, या जो भी हम आज इस सेशन में पढ़ाएंगे उस सेशन से रिलेटेड हमने वहाँ पे क्विज़ डाल रखे हैं MCQs के फॉर्म में। तो डेली ही जैसे ही कोई वीडियो आएगी तो उस वीडियो से रिलेटेड 10 MCQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जाएं वहाँ पर प्रैक्टिस करें, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मैं 15 दिन तक या 2 महीने तक पढ़ाऊँ और फिर सब्सक्रिप्शन फी रख दूँ या कंटेंट ना दूँ। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, आपको मैं पूरा पेपर 1 कराऊँगा UGC नेटिक JRF का। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है रिसर्च मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डेफिनेशन एंड मीनिंग। अगर हम इस वर्ड की बात करें कि रिसर्च क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसर्च 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, एक री और सर्च, यानी किसी चीज़ की बार बार खोज करना। और किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, या हो सकता है कोई फिनोमेना हो, कोई प्रोसेस हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बार बार हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बार बार खोजते रहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है, या हम इस जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज की बॉडी है हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, या हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और मैं आपके रेफरेंस के तौर पे बताता चलूँ कि जो हमारी रिसर्च है, ये इसकी वजह से जो हमारी नॉलेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या होता था कि कई हज़ार साल पहले जब हम जाएंगे, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी या सुना होगा, तो नॉलेज बहुत धीमे से बढ़ रही थी और उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। लेकिन अभी आज के टाइम में रिसर्च की वजह से नॉलेज जो है, हमारी जो अमाउंट ऑफ नॉलेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम इसकी बात करेंगे आगे, लेकिन आप यहाँ पे अपने रेफरेंस के तौर पे जान सकते हैं कि जो वर्ड रिसर्च था, इसका जो फर्स्ट यूज़ हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था। एक फ्रेंच वर्ड था रिसर्चे नाम का। तो इसकी जो मीनिंग बेसिकली यही रहती है कि किसी चीज़ की खोज के लिए जाना, आप किसी चीज़ को खोजें, उसके बारे में जानें और बार बार सर्च करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जनरली री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, यानी बार बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, उसको खोजना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें नॉलेज ऐड करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना। तो बेसिक मीनिंग यही होती है रिसर्च की, किसी चीज़ के बारे में बार बार पढ़ना, बार बार जानना। यहाँ पे देखिए मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन की एक पिक अपलोड कर दी है कि पहले इंसान ये कैसे रहता था, और फिर कैसे कैसे आपने बहुत बार देखा होगा इंटरनेट पे या अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इस तरह की पिक्स देखिए, ह्यूमन कैसे डेवलप कर गया है, पहले आग की खोज हुई, फिर एक लंबी कहानी है इसकी। तो फिर अभी आजकल टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो हम रिसर्च भी लाइब्रेरी में नहीं करते हैं, बैठ के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ लेते हैं। अभी जैसे हमने शुरू में, मैंने भी शायद इंटरनेट ही पे पढ़ा है, लेकिन हमसे पहले की जो पीढ़ी रही है 5-6 साल या 8 साल पहले अगर हम जाएँ, तो उन लोगों को उन लोगों के पास यूट्यूब अवेलेबल नहीं था, ना ही कोई ऑनलाइन टीचिंग फॉर्म था। अभी जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जो चीज़ मैं अभी उस स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा था कि जो नॉलेज है वो मल्टीप्लाई हो रही है, और इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है कि ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी शायद पीछे हो जाए। एक रॉबर्ट माल्थस नाम के हैं इंसान या राइटर कह सकते हैं, ऑथर, इन्होंने 1798 में एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से। तो इन्होंने फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच रिलेशनशिप बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो फूड प्रोडक्शन है दुनिया में, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं,
1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे एंड सो ऑन, ये एक-एक बढ़ती जाती है। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, दुनिया की आबादी है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, यानी कि डबल हो जा रही है। जैसे आज 1 है तो कल 2 हो जाएगी, देन नेक्स्ट डे 4 हो जाएगी, अगले दिन 8 हो जाएगी, देन 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो इसी तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर की हेल्प से भी समझाने की कोशिश की है कि जो हमारी नॉलेज है वो रिसर्च की वजह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पे एक इस एक्सिस पे, ये इसको अगर आप वाई एक्सिस मान लें और इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो ये हमारा एक टाइम फ्रेम है नीचे वाला। ये जो वाई एक्सिस है हमारा, ये टाइम फ्रेम को दिखाता है, और ये हमारा दिखाता है मल्टीप्लिकेशन को कि कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। जैसे इस टाइम हमारी जो नॉलेज रही होगी वो 1x रही होगी, फिर 1900 में हम पहुँचे तो 2x, 1950 में पहुँचे तो 4x, 1960 में पहुँचे तो 8x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रही है। और आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि अभी पिछले 15 से 20 सालों में या 10 सालों में ही अमाउंट ऑफ नॉलेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उसको फील कर सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि नॉलेज कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, और इसका मेन कॉज ये है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। तो रिसर्च एक तरह से प्रोडक्शन भी होती, रिसर्च के थ्रू नॉलेज का प्रोडक्शन भी होता है। और जितने भी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिसर्च करवाते हैं, वो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर हो, चाहे नेचुरल साइंसेज हों, अप्लाइड साइंसेज हों, सोशल साइंसेज हों। और इसमें नॉलेज का एडिशन रिसर्च के बगैर शायद पॉसिबल भी ना हो। और इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। मैंने यहाँ पे एक तो डिफिनेशन ली हुई है, एक एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की डिफिनेशन ली हुई है, एक रैंडम हाउस डिक्शनरी की डिफिनेशन ली हुई है। इन्होंने बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च के बारे में लिखा है कि रिसर्च क्या है। इन्होंने कहा है कि रिसर्च इज़ ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑन इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी जितनी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो रिसर्च जो हमारी है वो एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है कि जितनी ब्रांचेज हैं नॉलेज की, हम उसमें इंक्वायरी करें, जा कर के खोजें कि कौन कौन से न्यू फैक्ट्स उनमें एग्जिस्ट, उनमें पहले से मौजूद हैं जो हमें नहीं पता है। तो इन्होंने एक जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है हमारी, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि रिसर्च इज़ ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगर हम दूसरी डिक्शनरी की डेफिनेशन है जो रैंडम हाउस डिक्शनरी है, बहुत फेमस डिक्शनरी है ये, तो इन्होंने बताया है कि जो रिसर्च होती है वो क्या है कि ये साइंटिफिक मेथड इज़ अ मेथड इन विच a problem is identified, relevant data is gathered, a hypothesis is formulated, which is empirically tested। अब इन्होंने एक पूरी सिस्टमेटिक डिफिनेशन दी है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं। इन्होंने बेसिकली बताया है कि जो एक मेथड है रिसर्च, हम इसमें सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो इकट्ठा करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बोलते हैं कि एक हम अपना एक ख्याली स्टेटमेंट बना लेते हैं कि अच्छा, टीवी देखने से बच्चों की जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो कम होती है। यानी कि जब बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं तो उनमें जो बच्चों की स्कूल में परफॉर्मेंस रहती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हाइपोथेसिस कहलाते हैं, कि हम एक ख्याली स्टेटमेंट पहले से बना लेते हैं जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जिसको हम अपने इकट्ठे किए हुए डाटा से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है विच इज़ एम्पिरिकली टेस्टेड, जो बाद में हम टेस्ट करते हैं। तो ये एक तो रैंडम हाउस डिक्शनरी की डेफिनेशन हो गई, एक एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की डेफिनेशन हो गई, जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिखी हुई है। आप इसको बस समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन इस तरह से नहीं पूछी जाती हैं कि फ़लाँ डेफिनेशन किसने दी है,
या ये डिफिनेशन किसकी है। और यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा समझें कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का, एक मेथड है सिस्टमेटिक और साइंटिफिक। और जो हमारी रिसर्च होती है वो जनरेट करती है न्यू प्रिंसिपल्स एंड थेरीज को, और रिसर्च हमारी नॉलेज को भी इंक्रीज करती है। एंड ये एक पूरा सफ़र है नोन से अननोन की तरफ। यानी कि हमें पहले से पता है कि एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें एक लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। फिर हमें बेसिकली पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है किसी भी गुड की। तो अभी हमें लॉ ऑफ डिमांड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो, इससे रिलेटेड और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आएँ तो हम उसको बार बार फाइंड आउट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कई सारे फैक्ट्स टाइम टू टाइम पता चलते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारी रिसर्च होती है वो ये एक जर्नी है, एक सफ़र है नोन से अननोन की तरफ। यानी हमें पहले से तो पता है कुछ, लेकिन उसके बारे में जो चीज़ें हमें पहले से नहीं पता है वो भी हम जान जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने दे दिया है कि कौन सी चीज़ें रिसर्च नहीं है या किन चीज़ों को हम रिसर्च नहीं कहेंगे। ये तो वो हो गया जो रिसर्च है, जैसे रिसर्च एक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि एक प्रोसेस में होता है सारी चीज़ें। ये एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। रिसर्च जनरेट करती है न्यू प्रिंसिपल्स को एंड थेरीज को, ये नॉलेज को इंक्रीज करती है। ये एक जर्नी है नोन से अननोन की तरफ। फिर ये जो हमारी रिसर्च क्या नहीं है, जैसे हम सिर्फ डेटा कुछ कलेक्ट करें और उसको पब्लिश कर दें, तो ये हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। या हम सिर्फ कुछ वर्ड्स को उठाएं और उसके साथ खेलने लगें, तो वो भी हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। या हम इंटरनेट पे जाएं या किसी और भी किसी की बुक उठा लें, तो वहाँ से हम चुपचाप कॉपी कर दें और पेस्ट कर दें अपने किसी डॉक्यूमेंट में, और हम कहें कि ये रिसर्च है, तो ये रिसर्च नहीं कहलाएगी। या एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेंट। हम कंटेंट कहीं से उठा करके कहीं रख दे रहे हैं। यानी हम विकिपीडिया से अगर हम ले लें रिसर्च की पूरी डेफिनेशन, और या किसी भी टॉपिक पे XYZ कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक हो सकता है, वो सोशल साइंसेस के किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, या इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं, हिंदी हो गई, फ्रेंच हो गई, चाइनीज़, उर्दू, पर्शियन, तो उसका कंटेंट अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ला के रख दें, तो ये हमारा रिसर्च नहीं कहलाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा कंटेंट का। या हम सिर्फ प्रीवियस जो हमारी रिसर्च है उसको हम रिपीट कर दें, तो वो भी हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रिसर्च क्या होती है। तो आप बेसिकली बस याद रखें कि रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। रिसर्च एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड है जो न्यू आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को जनरेट करती है, न्यू थेरीज को बनाती है या थेरीज को इम्प्रूव भी करती है, और ये हमारी नॉलेज में भी इंक्रीज करती है। ये एक जर्नी है नोन टू अननोन की तरफ। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। एक साहब हैं कुक नाम के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च को एक एक्रोनिम के तौर पर डिफाइन किया है। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या है, जिससे हमारी जो रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि रिसर्च है क्या। तो रिसर्च में जैसे इतने वर्ड्स आते हैं, RESEARCH, तो जितने भी वर्ड्स लेटर्स हैं इसमें, तो हर एक लेटर को इन्होंने डिफाइन किया है कि वो हर रिसर्च का जो हर लेटर है वो क्या शो करता है। जैसे पहला वर्ड लेटर है R, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। इन्होंने कहा है कि जो R है वो रेशनल वे ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। रेशनल कहते हैं कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा प्रोसेस कह सकते हैं कि जिसमें हम चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या साइंस है, रीज़न्स सही हैं कि नहीं सही हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या सोच रहे हैं,
तो हम उसको लॉजिकली सोचें कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, उसको ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। हम किसी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली यानी कि आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसको हम देखें कि उसके क्या रीज़न हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम कुछ भी सोचें तो एक वो रेशनल वे होता है रिसर्च हमारा, जिसमें हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं। और ई जो शो करता है वो एक्सपर्ट एंड एक्सहॉस्टिव ट्रीटमेंट को शो करता है, यानी हम उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। एंड एस जो है सर्च एंड सॉल्यूशन, हम किसी प्रॉब्लम को खोजते हैं देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और ई है वो एग्जैक्टनेस को शो करता है, यानी अगर हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है तो वो प्रॉब्लम कहीं भी हो, उस प्रॉब्लम को हमने जो सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टनेस होती है उस सॉल्यूशन में। और जो ए होता है हमारा वो एनालिसिस को शो करता है कि हम पूरा उसका विश्लेषण करते हैं, जानते हैं। और जो आर है वो रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स को शो करता है, यानी कि दो वेरिएबल्स जैसे होते हैं, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि जो एक बच्चा होता है उसकी जो एक वेरिएबल है स्टडी और वॉचिंग टीवी दूसरा वेरिएबल है। तो वॉचिंग टीवी एंड बच्चे की जो स्टडी है, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जो दो फैक्ट्स हैं, इनको शो करती है रिसर्च, बताती है। अगर हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें तो हमें ढेर सारी रिसर्च पहले से मौजूद मिल जाएंगी, लेकिन अगर खुद भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं उसके ऊपर, और हमें उसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मिलेगी। तो हमारी रिसर्च जो होती है वो रिलेशनशिप को भी डिफाइन करती है, दो फैक्ट के बीच या दो वेरिएबल्स के बीच। और जो रिसर्च होती है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है और केयरफुल प्लानिंग भी कह सकते हैं हम। एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड या कंडेंस्ड जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम की, अगर हमने कोई किसी प्रॉब्लम के लिए हमने कोई सॉल्यूशन निकाला है तो उसको अगर हम जनरलाइज भी कर सकें कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, कोई ये एक सिंगल केस है, तो इस तरह के जितने भी केसेस होंगे वो चाहे जिस प्लेस पे हों या जिस ब्रांच ऑफ नॉलेज में हों, वो उसके लिए वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो वर्क करेगा, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एच, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। रिसर्च ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मांगती है और हार्ड वर्क तो मांगती है। जो बच्चे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप उनसे बात करें तो आपको समझा पाएंगे कि रिसर्च में कितनी ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है और कितना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। आप ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रीवियस रिसर्च को ही रिपीट करके उसको पब्लिश करवा दें, तो आपका काम हो जाएगा, रिसर्च कहलाएगी। तो ये एक यहाँ पे रिसर्च में सिलेबस दिया हुआ है, जब मैं डिस्कस कर रहा था सिलेबस में एक टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। तो ये एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा कि आप अगर किसी की भी रिसर्च उठा के उसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं तो ये रिसर्च नहीं कहलाएगी, ये एक तरह से कह सकते हैं चोरी होगी ये। तो आपको ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है रिसर्च में, आप ऑनेस्ट रहें। अब अगर हम बात करें कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हम रिसर्च करते क्यों हैं, कि आखिर क्यों ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे है कि अगर हम कोई नया फिनोमिनन है या कोई नई चीज़ हम डेवलप करना चाहते हैं तो उससे हम फैमिलियरिटी हासिल करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है हम उसका रिव्यू करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए रिसर्च करते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब कि जैसे एक मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, तो उनके बारे में या उनकी बहुत सारी किताबें हैं या उनके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम उनको वहाँ से ला करके एक सिस्टमेटिक तरीके से उसकी जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं या जो भी नॉलेज है उसको हम रख दें सामने, कंबाइन कर दें, सिंथेसाइज कर दें और उसका पूरा रिव्यू करें। और जो लोगों को नहीं पता है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दें। या आप मिर्ज़ा गालिब तो एक उर्दू का एक हो गया एग्जांपल, आप सोशल साइंसेज में आप किसी हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा सकते हैं, किसी चीज़ की
कि हिस्ट्री को लेकर के भी आप नॉलेज को सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिजिक्स में या आप केमिस्ट्री में जाएंगे, या और भी जितने भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जाएंगे, तो उसमें भी कई सारी नॉलेजेस जो रहती हैं वो इधर उधर कई बार पड़ी होती है। तो आप उस पूरी नॉलेज का रिव्यू करते हैं, देन आप उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, एक जगह ला के रख देते हैं। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका रिव्यू करें, उसको सिंथेसाइज करें, और हम इन्वेस्टिगेट करें कुछ एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम को। जो कोई प्रॉब्लम हमको आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम देखें, सोचें कि वो प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है, देन हम उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ऑफर सॉल्यूशन के तौर पर दें, या कह सकते हैं कुछ सॉल्यूशंस ऑफर करें कि ये प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और यही है कि एक्सप्लोर एंड एनालाइज करें जनरल इश्यूज़ के ऊपर, और फिर हम कुछ नए प्रोसीजर्स को या कुछ नई चीज़ बनाएं, सिस्टम को कुछ नया दें। तो इस वजह से भी हम रिसर्च करते हैं और नई नॉलेज दें, या एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ इंक्रीज करें। और उसके बाद अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इस वजह से भी रिसर्च करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उनको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाए, उनको एक पीएचडी अवार्ड हो जाए। एमफिल लोग करते हैं, उसमें भी रिसर्च करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है लोगों का। हालांकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि लोग डिग्री ही के लिए रिसर्च करें, जैसे पहले के ज़माने में आइंस्टाइन वगैरह थे, या जितने भी फिलोसोफर गुजरे हैं, या आज के टाइम में भी हमें बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे या साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो किसी डिग्री के लिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं। अभी जैसे पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई उस पर ढेर सारी रिसर्च की गई। तो उसके पीछे का ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था कि कोई पीएचडी की डिग्री हासिल करे या उसको कोई रिसर्च की डिग्री मिल जाए। उसका बस बेसिक पर्पस ये था कि जो सोसाइटी का बेटरमेंट है, सोसाइटी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सके वो भला हो। जैसे यहाँ पे मैंने भी लिखा भी हुआ है कि सर्विस टू सोसाइटी, यानी हम अपनी सोसाइटी की सर्विस करें, उसकी खिदमत करें। तो हमारी रिसर्च का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। या हम कई बार चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में वो थोड़ा सा और बढ़ जाए या और अच्छा हो जाए, या इवन ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारी सोसाइटी का भी स्टेटस बढ़ जाए। अभी जैसे इंडिया की जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन बनी हुई है, वो रिसर्च की वजह से ही बनी हुई है। तो इंडिया का भी एक अपना स्टेटस बन गया है, एक अच्छी छवि बनी है दुनिया में कि हाँ हमने भी वैक्सीन बनाई हुई है। तो हम अपने सोशल स्टेटस को भी इन्हेंस कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है। और कई सारी कंपनीज रहती हैं वो भी रिसर्च करवाती हैं ये इनपुट्स लेने के लिए, क्योंकि उनको कई सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं। जो उनके कंपनी की डिसीजंस होते हैं वो रिसर्च करते हैं कि हम किस चीज़ को बेस बनाकर अपने डिसीजंस लें, या आगे की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है। तो उसके लिए भी लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के ये इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ओवरलैप भी कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। हो सकता है इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव छूट रहे हों, लेकिन मुझे जहाँ जितने याद आ रहे थे और जितना मैंने पढ़ा था बुक से वो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है। आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, और आई थिंक इतने ऑब्जेक्टिव्स इनफ हैं। एक यहाँ पे जवाद शेख साहब का मैंने शेर भी लिखा हुआ है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। ये आप इसको किसी और तरीके से ना लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट कह सकते हैं, या पोइट्री कह सकते हैं, या एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए। अर्ज़े अलम कहते हैं कि आप अपना दुख जब किसी से बताते हैं या कहते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ज़ करना, अलम यानी कि दुख, अलम कहते हैं दुख को, यानी अपने दुख को बताना। तो पोएट कह रहा है अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए। जब आप किसी को अपना दुख बता रहे हो तो आप ऐसे बताएं कि जैसे तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों, सुने आपको।
तो दूसरी लाइन में कहते हैं दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए। यानी दुनिया को सिर्फ हाल से मतलब नहीं है, दुनिया को हुलिया भी चाहिए, दुनिया को उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें चाहिए। अगर आप जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे हम एग्जांपल ले लें एंड्रॉयड फ़ोन का, कि अभी जैसे फ़ोन में काफ़ी रिसर्च के बाद जो हमारे एंड्रॉयड या स्मार्टफोन आए हुए हैं, तो उसमें डेली ही रिसर्च होती है, कुछ ना कुछ नया ऐड ही होता है। लेकिन अगर ऐड ना हो तो अभी इतने सारे लोग आपस में compete कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से पीछे रह जाएंगे। अभी आप 12,000 का कोई मोबाइल ले सकते हैं, 4 GB रैम वाला, 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला, कोई भी XYZ मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है। लेकिन अगर वो कंपनी वहीं पे रुक जाए, अच्छे कैमरे प्रोड्यूस ना करे रिसर्च कर करके, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगी और फिर उसको कोई पूछेगा नहीं। तो वो अपना अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए भी, कंपटीशन में रहने के लिए भी वो रिसर्च करवाते हैं। उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करें, फाइट करें और नई नई जो चीज़ें हैं वो ऐड हों, जिससे वो मार्केट में बने रहें। अर्ज़े अलम बदल तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए। तो आप रिसर्च के ज़रिए आप अपना जो सोसाइटी में स्टेटस है उसको भी बेटर कर सकते हैं। हम अब रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव होते हैं, कि जो हमारे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जब हम नॉलेज ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी हमारी रिसर्च रहती है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जिससे हम कह सकें कि जो वो हमारी रिसर्च है वो एक अच्छी रिसर्च है, उसमें ये खूबियाँ मौजूद हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसकी एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप आखिर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो बिल्कुल रिसर्च में अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, आप बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे आप बताया हुआ भी है कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जैसे आप रिसर्च कर तो रहे हैं, लेकिन आप रिव्यू या सिंथेसाइज नहीं करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, या आप न्यू प्रिंसिपल्स को जनरेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। तो हम रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें अपना सकते हैं, जैसे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, या अवॉइडिंग बाइसेस हो सकते हैं। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की अगर हम बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो जो भी हम प्रोसेस अपनाते हैं उस रिसर्च में, या जो भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम उन प्रोसेसेस को हम सेफ रखें, ताकि अगर कोई और भी रिसर्च करना चाहे तो उन प्रोसेसेस को फॉलो करके सेम टॉपिक पे वो रिसर्च कर सकता है। तो वो जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं वो कोई और भी वो रिजल्ट निकाल सकता है। या अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम जो प्रोसेस हम जो यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो यूनिफॉर्म हों, कंसिस्टेंट हों, यानी कि जितने भी फेजेस रहते हैं हमारे डेटा कलेक्शन में, तो वो फेजेस सेम हों जब कोई दूसरा रिसर्च करे। या हम अगर कहें कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन की मीनिंग को शो करता है, या जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताता है। और फिर ये हमारा जो नेक्स्ट है कि हम अगर बाइसेस को अवॉइड कर दें, बाइस बोलते हैं कि किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, वो बाइस कई तरह का हो सकता है। वो हमारा पर्सनल बाइस हो सकता है, या कोई हमारा ऑब्जर्विंग बाइस हो सकता है, या हम एक्सटर्नली किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, या कई बार हमको लोगों से पर्सनल उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी लोगों से क्या, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम अपनी उम्मीद को अलग रखें। जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो एक्चुअल पिक्चर है रिसर्च की, वो हम शो करें। तो उससे हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो इंश्योर होती है। तो और हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्लेसेबो।
यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ ताकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है। प्लेसिबो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लेसिबो बाइस, आप इसको याद कर लें। प्लेसिबो बाइस, फिर मैं बस समझाता हूँ कि ये आखिर ये प्लेसिबो बाइस होता क्या है। तो ये जो प्लेसिबो बाइस रहती है, इसमें कई बार क्या होता है कि एक रिसर्चर होता है, वो कुछ दवाई ले लेता है, या हो सकता है वो ड्रिंक करता हो, तो जब वो ड्रिंक कर लेता है तो शायद उसके अंदर कुछ कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वही अगर सेम प्रोसेस कोई दूसरा इंसान करे तो वो सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। यानी कि एक अगर पॉपुलेशन दे दी जाए, पॉपुलेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि डेटा दे दिया जाए कि इस डेटा पर आपको रिसर्च करनी है, और फिर हम उस डेटा से एक सैंपल उठाते हैं, और उस सैंपल को जब हमने उठाया तो किसी प्लेसिबो बाइस की वजह से, यानी एक इंसान है जिसने कुछ दवाई ले ली है, कुछ ड्रग ले लिया है, या कुछ भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट करा लिया है जिससे कि वो हमारा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो हैम्पर हो रहा है, यानी कि प्लेसिबो बाइस आ रहा है उसमें। तो हो सकता है कि वो रिसर्च या तो बहुत अच्छी हो जाए, या हो सकता है बहुत बुरी हो जाए, वो अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस कर जाए। तो हमें इससे बचना चाहिए प्लेसिबो बाइस से, ताकि जब कोई नॉर्मल इंसान, जैसे कोई मान लीजिए राम नाम का एक पर्सन है, या एक कौशल नाम का एक पर्सन है, उसने रिसर्च की प्लेसिबो बाइस से, और फिर दूसरा एक राहुल नाम का बंदा आया, उसने रिसर्च की, लेकिन उसने कोई दवाई ववाई नहीं ली थी, या उसने कोई ऐसा ड्रग नहीं लिया था, तो हो सकता है उसको सेम रिजल्ट ना मिले, क्योंकि हालांकि वो सेम प्रोसेस को अपना रहा है, सेम डेटा पे रिसर्च कर रहा है, और उसी डेटा से वो एक सैंपल उठा रहा है। तो जो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कौशल ने रिसर्च की थी, उसकी रिसर्च हो सकता है अलग हो, और राहुल की रिसर्च अलग हो। तो प्लेसिबो इफेक्ट से हमें बचना चाहिए, ताकि हमारी जो रिसर्च है उसकी ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। अब अगर हम बात करें दूसरे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से कही जाती है कि रिलायबिलिटी और वेरीफाइबिलिटी, यानी कि जो रिसर्च हमारी हो वो रिलायबल हो, वो वेरीफाइबल हो। यानी कि अगर कोई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से अगर राहुल ने एक रिसर्च की, कौशल ने एक रिसर्च की, सेम डाटा पे, सेम पॉपुलेशन पे, तो रिजल्ट सेम नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारी जो रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी बहुत अच्छी खूबी होती है कि अगर राहुल ने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है कुछ पार्टिकुलर डेटा और सैंपल के साथ, तो अगर एक कौशल या मुकेश नाम का इंसान आए और वो भी सेम डेटा, सेम पॉपुलेशन को लेकर के रिसर्च करे, तो वो रिसर्च के जो रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, वो जो पहले 2 पर्सन कर चुके हैं रिसर्च, उसको भी सेम मिलेंगे। तो यानी कि जो हमारी जो रिसर्च होती है वो रिलायबल रहती है, वो वेरीफाइबिलिटी रहती है उसके अंदर, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा से करके, दोबारा वो सेम प्रोसेस। इसी वजह से कहते हैं कि जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं वो अपनाए जाने चाहिए, यानी रिसर्च के दौरान हमने जितने भी प्रोसेस को फॉलो किया है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हमें रखना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि अगर कोई और बंदा भी रिसर्च करना चाहे तो वो उस रिसर्च को कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो दूसरी खूबी रिसर्च की होनी चाहिए वो वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि जो वो रिसर्च है वो हमारी वैलिड हो, उसमें इंटरनल वैलिडिटी हो, फेस वैलिडिटी हो, कंटेंट वैलिडिटी हो, क्राइटेरियन या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो। ऐसा ना हो कि जो हमने प्रोसीजर्स अपनाए हैं वो एक्यूरेट ना हो, जो हमने रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही सही ना हो। ठीक है, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो रिसर्च के, जैसे कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो गलत डाटा नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। अगर हम प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमरी डाटा भी पूरी ईमानदारी के साथ हमें यूज़ करना चाहिए, या सही डाटा होना चाहिए। या अगर हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा भी वैलिड डाटा होना चाहिए। तो उस तरह से जो हमारी रिसर्च की जो वैलिडिटी होती है वो अच्छी रहती है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्यूरेसी, यानी कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी कह सकते हैं विश्वसनीयता को, यानी कि एतबार को, भरोसे को,
रिसर्च में आप उस भरोसे को कायम रखें, या जो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप वो यूज़ करें। अभी जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम प्राइमरी डाटा यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो टाइम की वजह से, या हो सकता है हमारे अपने बजट की वजह से। लेकिन जो भी हम अगर उसकी जगह पे कोई यूज़ कर रहे हैं दूसरा डाटा, जैसे हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो हम सेकेंडरी डाटा जो कहाँ का सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो एनएसएसओ का यूज़ कर रहे हैं, या हम किसी नगर पंचायत में जाकर के या किसी पंचायत समिति में जाकर के वहाँ का डाटा यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ सुनी सुनाई बातों का डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी को लेकर के, यानी जो हमारी रिसर्च की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करें, जिससे हमारी जो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है या एतबार है, वो बना रहे। और जो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है रिसर्च की कि जनरलाइजेबिलिटी हो। हमने जो रिसर्च की, हम मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम हमें दी गई और कहा गया कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या प्रॉब्लम किस वजह से जनरेट हो रही है। जब हमने रिसर्च कर ली कि सर ये प्रॉब्लम जनरेट होने के ये कारण हैं, तो जब हमने उसको एक थ्योरी दे दी, तो जो हमारी जो थ्योरी है वो हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। यानी कि अगर एक स्कूल के ऊपर हमने रिसर्च की कि उस स्कूल के बच्चे मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखने की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम किसी दूसरे स्कूल में जाएं और उन बच्चों को भी हम मूवीज़ दिखाएं, तो होना चाहिए कि उन बच्चों की भी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही हो कहीं ना कहीं मूवीज़ देखने की वजह से। वो अदर थिंग्स कांस्टेंट हो सकती हैं, उसमें कई सारी अजम्पशन होती हैं। जो अजम्पशन इस स्कूल में अपनाए गए थे वो अजम्पशन यहाँ भी अपनाए जाएंगे इस स्कूल में भी। लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो जनरलाइजेबल होना चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक किसी पार्टिकुलर चीज़ को हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें। तो अच्छी रिसर्च वही होती है, या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो हमारी रिसर्च हो वो जनरलाइजेबल हो, सॉरी, और इम्पिरिकल रिसर्च हो। यानी कि इम्पिरिकल हम बोलते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हो, या जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अच्छी रिसर्च की खासियत ये भी होती है कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, वो अच्छी रिसर्च सिस्टेमेटिक होती है, साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल अगर हम बोलें तो कि जैसे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, एक प्रॉब्लम हमें दी गई, हमने उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिया, एंड सॉल्यूशन देने के बाद हमें फिर से एक प्रॉब्लम मिल जाती है। तो इस तरह से ये एक पूरा साइक्लिकल रहता है, यानी कि अगर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन के बाद हमें एक दूसरी नई प्रॉब्लम मिल गई। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो इसी की वजह से कहा जाता है कि रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। तो हमारी एक अच्छी रिसर्च ये भी होती है कि हम वो लॉजिकल हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आखिरी नहीं है, कि जो हमारी जो रिसर्च है वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे रिजल्ट्स हों वो वेरीफाइड हों। अगर हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेटिंग द स्टडी एंड देयर बाय बिल्डिंग ए साउंड बेसिस फॉर डिसीजन। तो हम अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहें उस रिसर्च के थ्रू, तो वो रिसर्च हमारे रिप्लिकेबल हो, हम उसका यूज़ कर सकें। तो ये हमारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो जो जितनी भी हमारी अच्छी रिसर्च रहती है उसका एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ऑब्जेक्टिविटी हो, रिलायबिलिटी हो, उसमें वेरीफाइबिलिटी हो, वैलिडिटी हो, एक्यूरेसी हो, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता हो, जनरलाइजेबिलिटी हो, एम्पिरिकल रिसर्च हो। वो रिसर्च हमारी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक बोले कि तो जो हमारी रिसर्च है वो कुछ सर्टेन उसमें स्टेप्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ये जो रैंडम हाउस डिक्शनरी है, ये इन्होंने एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक डेफिनेशन दी है। सिस्टमेटिक चीज़ वो होती है
वो एक प्रोसेस को फॉलो करती है। जैसे यहाँ पे हम रिसर्च में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डेटा इकट्ठा करते हैं, देन हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, एक ख्याली स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हाँ ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके बाद हम उसको एम्पिरिकली टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो सिस्टमेटिक वर्ड है उसको हम समझ सकते हैं, और एज वेल एज रिसर्च को भी समझ सकते हैं कि रिसर्च होती क्या है। तो जो हमारी रिसर्च है वो सिस्टमेटिक भी होनी चाहिए, साइक्लिकल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, रिप्लिकेबल होनी चाहिए। यानी अगर हम उसको रियल लाइफ में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और प्लेसिबो बाइस, आप इसको ना भूलें, याद रखें कि हम जब कोई दवाई ले लेते हैं या कोई ड्रग ले लेते हैं तो उससे हमारी रिसर्च अफेक्टेड होती है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, शायद मिस हो जाती, मुझे याद आ गई है कि जो जो रिलायबिलिटी और जो वेरीफाइबिलिटी होती है और जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई होती है, रिलायबिलिटी भी दी हुई होती है और वैलिडिटी भी दी हुई होती है। तो पूछता है कि रिलायबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप हमेशा यही कहें कि जो रिसर्च हो वो वैलिड हो। भले ही अगर हम एक प्रोसेस को बार बार रिपीट ना कर सकें, हम बार बार उसको वेरीफाई ना कर सकें, लेकिन अगर कोई रिसर्च है वो वैलिड है, वो सही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, तो वो रिसर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। क्योंकि कई बार अगर हमारी रिसर्च वेरीफाइबल तो हो लेकिन वो वैलिड ना हो तो अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। तो अगर हम पहले नंबर पे रखेंगे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो वैलिडिटी को ही रखेंगे, जो हमारी रिसर्च हो वैलिड हो, और देन फिर वो रिलायबल होनी चाहिए। अगर कोई रिसर्च वैलिड होती है तो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाइबल होती ही होती है। लेकिन अगर कोई रिसर्च वेरीफाइबल हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च वैलिड ही हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना ही था कि जो मेरी रिसर्च है या जो आपकी रिसर्च होने वाली है वो वैलिड होनी चाहिए, और वैलिडिटी रिलायबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक यहाँ की स्लाइड्स ओवर हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और इसी तरह से लगे रहिए आप, खूब मेहनत से पढ़िए, और 15 दिन की जो ये लेक्चर की सीरीज़ है आप इसको फॉलो करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ बहुत ज़्यादा कि अगर आप ये 15-16 लेक्चर्स आप पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार 5 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ इन 6 लेक्चर्स को सुन लेंगे और इनका नोट्स बना लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या आ रहा है हम ये भी देख लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की जो अप्रोच है उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे, और हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं इस लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। आप इस पीडीएफ का भी सहारा ले सकते हैं बाद में। और लर्न इको मैजिक जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, आप हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो आपकी नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कंटेंट को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, या आपका कोई सजेशन हो, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें बताएं, हम आपके कमेंट पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।